भारती की लस्सी पूरे शहर में मशहूर थी। दूर दूर से लोग भारती की दुकान में लस्सी पीने आते थे, जिसमें से सुनीता नाम की एक औरत भी थी, जिसे भारती की लस्सी बहुत ज्यादा ही पसंद थी। और एक दिन सुनीता तैयार होकर अपने बेटे विक्रम के पास जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा जरा मुझे पैसे दियो कुछ। माँ, मैंने पहले ही तो आपको अपनी पूरी तनख्वाह दे दी थी। अब तो बस मेरे पास अपना थोड़ा सा खर्चा बचा है। हाँ, लेकिन तेरी तनख्वाह तो खत्म भी हो गई। इतनी महंगाई है, पैसे आते बाद में है लेकिन जाने की लिस्ट पहले बन जाती है। आए और चले गए ऐसे ही। लेकिन माँ, घर का राशन भरवाने में पूरी कमाई कैसे खत्म हो सकती है? अगर ऐसे ही चलता रहा तब तो मैं कितना भी कमा लूं, हमें पूरा ही नहीं पड़ेगा। बेटा बस घर का राशन ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। घर का राशन भरवाया, साग सब्जियां भी नहीं थी, वो लाई। फिर थोड़े बहुत जो पैसे बचे थे मैं उनकी लस्सी पी आई, और जो लस्सी थी वो आए हाय पीकर मजा ही आ जाता है। अब भी मैं विमला के साथ लस्सी पीने ही जा रही हूँ। वही तो सोचूं कि आप इतना तैयार हो रखी हो। अरे माँ, लस्सी आपको इतनी पसंद है तो दुकान से लेकर आ जाया करो और पी लिया करो। ये हरियाणवी लस्सी बहुत महंगी पड़ती है। उतने में तो 4 पैकेट ले आओगे आप, जितने में ये हरियाणवी लस्सी लेकर आते हो। तूने अब तक उसकी लस्सी पी नहीं है ना, तभी तू ऐसे बोल रहा है। अरे उसके हाथ की लस्सी तू एक बार पी ले, फिर तू खुद ही कहेगा बार बार कि माँ मुझे भी हरियाणवी वाले की लस्सी पीनी है। अच्छा है, मैंने अब तक नहीं पी और ना ही मुझे ये हरियाणवी लस्सी की आदत लगानी है। ये लो माँ पैसे, आपको जितनी पीनी है जी भर कर पियो। और हाँ, पूछ ही लेना उससे भी, ऐसा भी क्या करती है वो अपनी लस्सी में जो सब लोग उसकी लस्सी के इतने दीवाने हैं। सुनीता पैसे लेती है और अपनी पड़ोसन विमला के साथ हरियाणवी भारती की दुकान में लस्सी पीने के लिए चली जाती है। वहाँ जाकर सुनीता भारती से कहती है, अरे भारती बेटा। ना ना आंटी जी, आपने टेंशन लेने की जरूरत ना है। मैंने बेराय था आप लस्सी पीन जरूर आओगी, इस मारे मैंने घर ही लस्सी बना दी। मानना पड़ेगा सुनीता, तू हरियाणवी वाली की लस्सी पीने के लिए कुछ भी कर सकती है। हर बार मुझे ही तू ही पिलाती है ताकि मैं तेरे साथ यहाँ लस्सी पीने आ जाऊँ। अब क्या करूँ, ले देकर एक तू ही तो है जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कर लेती हूँ। अगर मेरी बहू होती तो मैं अपनी बहू से ही बात करती, उसके साथ ही कहीं आती जाती, लेकिन वो तो है ही नहीं अभी। अच्छा, मतलब कल को तेरी बहू आ जाएगी तब तो तू मुझे भूल ही जाएगी। अब तू यही कहेगी कि कौन विमला है। अच्छा हुआ तूने मुझे पहले ही बता दिया, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं आऊंगी। अरे अरे, तू बुरा क्यों मान रही है? मैं ये थोड़ी कहना चाहती थी। मेरा तो बस यही मतलब है कि जब से मैं शहर में आई हूँ तब से तू मेरी साथी है। अब तेरे साथ ही तो मैं कहीं आऊंगी जाऊंगी ना। हाँ, अब कही ना तूने सही बात। अब तक तो तू बस बातें ही घुमा रही थी। वैसे विमला, मैं तुझे अपने दिल की एक और बात बताऊं, अगर तू किसी को ना बताए तो? हाँ हाँ बिल्कुल बोलना, मैं तुझे क्या चुगली करने वाली दिखती हूँ? अरे नहीं, तू तो बहुत अच्छी है। अच्छा अब मेरी बात सुन, मुझे ना ये हरियाणवी भारती बहुत अच्छी लगती है। मतलब कितनी संस्कारी भी है, सबसे कितने अच्छे से बात करती है, बड़ों का आदर करना जानती है, और लस्सी तो बड़ी स्वाद बनाती है जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं तेरी बात समझ नहीं पा रही कि कहीं तुझे बुढ़ापा अकेले काटना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तू भारती पर नजर मार रही है। तू ऐसी निकलेगी ये नहीं पता थी मुझे। तुझे अब भी कुछ नहीं पता? अरे मैं तो भारती और अपने बेटे विक्रम की शादी के बारे में सोच रही हूँ। मेरा बेटा भी अब शादी के लायक हो गया है, और अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है तुझे पता ही है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तू एक बार अपने बेटे से पूछ ले, क्या पता उसने अपनी पसंद की लड़की देख रखी हो और तेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मना कर दे। विमला की बात सुनकर सुनीता अब अपने बेटे से बात करने की सोचती है। शाम को जब विक्रम ऑफिस से घर आता है तो विक्रम का एक ही ऑफिस फ्रेंड अनिल विक्रम को जबरदस्ती उस लस्सी वाली की दुकान में ले जाकर बोलता है, अरे भाई, तूने यहाँ की लस्सी ट्राई की है? अरे बहुत अमेजिंग होती है। मैं तो आता जाता रहता हूँ यहाँ पे और काफी टाइम खाता पीता रहता हूँ। चल आज दोनों भाई मिलके खाएंगे पियेंगे। तू भी क्या बेकार की चीज खाने के लिए यहाँ आ गया? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे तू अब ऐसा बोलेगा? रुक, मैं मंगवाता हूँ, पहले खा के देख, उसके बाद बताइयो कैसा है। अरे नहीं यार, मेरी माँ को पहले ही ये लस्सी इतनी पसंद है, मुझे सुन के ही मन नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग भी पागल ही हैं जो यहाँ की लस्सी पीने आते हैं, और घर में खुद बना लो वो लस्सी, अच्छी भी होगी
साफ भी होगी और पैसे भी बचेंगे। ये लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे ये लस्सी को। विक्रम की बात सुनकर वहाँ भारती आती है और बोलती है, अरे घना बदतमीज इंसान है। एक तो मेरी दुकान में खड़ा, ऊपर ते मेरी लस्सी की बुराई करने लग रहा। तेना शर्म ना आती के? अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। इतनी ज्यादा महंगी लस्सी कौन बेचता है? लोगों को बस ठग रहे हो आप। लस्सी ना लेके कोई उल्टा सीधा मत बोलिए। यहाँ के लोग ही तने मारन लागेंगे जो तने लस्सी की बुराई करी। मेरी लस्सी की दुकान में दूर दूर तक लोग आया करे लस्सी पीने। नुआ मेरी लस्सी का राम ना चलता। मैं लस्सी के नाम पे कुछ भी ना पिलाती। जो तने यो बूझनी हो कि लस्सी किसने कहा करे, तो मेरी हाथ की लस्सी पी कर देख, जीभ बेरा पाटेगा लस्सी किसने कहा करे हैं। वो हमारे लिए 2 लस्सी ले आओ। और विक्रम, तू ना अब कुछ नहीं बोलेगा, समझा? चुपचाप से ना पी के देख। अगर तुझे पसंद ना आए ना तो बोलियो। जब तक ट्राई नहीं करेगा ना तब तक पता नहीं चलेगा स्वाद, और ऐसे ही कुछ भी बोलता जाएगा। विक्रम अनिल की बात मान लेता है और लस्सी पीता है। लस्सी पीते ही विक्रम का तो मुंह ही बंद हो जाता है, क्योंकि लस्सी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। के बात होगी? ईप की जुबान पे ताला लाग गया तेरे। ईप ते तू घनी कमियां निकाल रहा था मेरी लस्सी में। ईप के होगा? ईप की तेरी जुबान बंद होगी? ईप बोल, के बात होगी? माफ करना, मेरी ही गलती है। मैंने बिना टेस्ट करे कुछ भी बोल दिया। विक्रम अब भारती के आगे काफी शर्मिंदा हो गया था और उसके बाद वो भी हमेशा भारती की दुकान से ही लस्सी पीने लगता है। कई दिन निकल जाते हैं। विक्रम और भारती एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन इस बारे में अब सुनीता को कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिनों बाद सुनीता विक्रम का ही इंतजार कर रही थी। जब विक्रम ऑफिस से घर आता है तो सुनीता कहती है, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अपनी शादी के बारे में। शादी? तू अपनी ही शादी के बारे में बात कर रहा है ना? देख, मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है। मुझे पता है तुझे वो लस्सी वाली नहीं पसंद, लेकिन मेरी बहू तो वही बनेगी। माँ, वो हरियाणवी लस्सी वाली? हाँ। माँ, मैं भी तो उससे ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे डर था कि कहीं आप दूसरी कास्ट सोचकर मना ना कर दो। बेटा, मैं पुराने ख्यालों वाली नहीं हूँ। मेरे लिए तो बस लड़की का अच्छा होना मायने रखता है। सुनीता भारती से शादी के बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से कुछ ही दिनों में विक्रम और भारती की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भारती अपनी लस्सी की दुकान बंद कर देती है और अपना घर ही संभालने लगती है। शादी को 1 महीना हो गया था और अब तक ना तो सुनीता ने और ना ही विक्रम ने लस्सी पी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता और विक्रम दोनों सोफे पर बैठे होते हैं तो भारती कहती है, चाय बनानी है क्या माँ जी और विक्रम जी? नहीं। बहू, हमें चाय नहीं चाहिए। तू हमें एक बात बता कि तू किसी बात से नाराज है क्या? अब तू अपनी लस्सी क्यों नहीं बना रही? हमें तो वही पीनी थी। ना माँ जी, ऐसी कोई बात ना है। मैं नुए लस्सी ना बना रही। मैंने सोचा अब आपके हिसाब का कुछ बना लूं। आप पे लस्सी थोपूं ना मैं। तुम्हारी लस्सी हमें बहुत ज्यादा पसंद है, तुम वो बनाया करो ना रोज। और बहू, मैं तो यही कहूँगी कि अपनी दुकान वापस से शुरू कर, क्योंकि तेरी पहचान लस्सी वाली से है और अब बस हरियाणवी बहू की लस्सी हो जाएगी। सब लोग हंसने लग जाते हैं और फिर भारती वापस अपनी दुकान खोल लेती है, जिसमें सुनीता भी अब उसकी मदद करवाती है। विभा गरीब घर की थी, इसलिए हर छोटे छोटे चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढती रहती थी। उसकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन उसकी सास उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी ननद हमेशा उसका साथ दिया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी बेटी और बहू को कपड़े देते हुए कहती है, कोमल, ये ले तेरा ब्रांड न्यू ड्रेस। कल ही मैंने शॉपिंग मॉल से मंगवाया था। और ये ले तेरे कपड़े, थोड़े फटे हैं, सिलकर पहन लेगी तो बहुत अच्छी दिखेगी तू। पसंद आया या नहीं? बहुत सुंदर है माँ जी ये साड़ी, मुझे तो बहुत पसंद आई। और रही फटी हुई की तो मैं उसे उस जगह से सिल दूंगी। ठीक है, जब ये साड़ी पहनेगी तब बहुत अच्छी दिखेगी। अब जाओ, काम कर लो और ज्यादा यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आती हूँ। आप बहुत थक गई होगी ना मेरे लिए साड़ी ढूंढते हुए। मैं अभी आपके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। रुक, तू मेरी तारीफ कर रही है या मुझे ताना मार रही है कि मैं तेरे लिए इतना ढूंढकर फटी हुई साड़ी लेकर आई हूँ? आखिर बोलना क्या चाहती है? मतलब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ताना मारे? नहीं नहीं माँ जी, मैं भला आपको ताना क्यों मारूंगी। उल्टा मैं तो इतना खुश हूँ कि आप मेरे लिए एक साड़ी ढूंढने में इतनी मेहनत करती हैं। इतना तो कोमल दीदी के कपड़े ढूंढने में भी नहीं करती होंगी आप। बस जाकर कुछ ठंडा लेकर आ। और कोमल देख,
तुझे कपड़े पसंद आए या नहीं? अगर नहीं आए तो हम कल ही जाकर चेंज कराएंगे। नहीं माँ, मैं इसी कपड़े में खुश हूँ। और माँ, भाभी के लिए हमेशा फटी हुई साड़ी ही क्यों देती हो आप? वो भी तो तुम्हारे बेटे की बीवी है ना, तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? कहाँ करते हो उसके साथ कोई भेदभाव? अगर भेदभाव करना ही होता तो उस किसान की बेटी के लिए कपड़े खरीद कर लाती क्या? अब आते वक्त कहीं लग कर फट गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? माँ, हर बार फट जाता है तो मेरा कपड़ा क्यों नहीं फटता? ऐसा कीजिए, मेरे लिए भी वहीं से एक फटी हुई साड़ी ला देना, मैं भी पहना करूँगी वही। नहीं कोमल, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी वो गरीब की बेटी है, कैसे भी कपड़े दे दो खुश हो जाती है। पता नहीं छोटी छोटी चीजों में कैसे खुश हो जाती है लड़की। माँ, गरीब की बेटी है तभी तो हर चीजों में खुश हो जाती है। अगर आपको भी अपने जैसे घर की बहू मिलती तो पता चलता कैसा लगता है। खैर, रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी। कोमल अपनी माँ के रवैये से अनजान नहीं थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपनी भाभी को अपनी माँ के सामने बोलती है, भाभी चलिए, तैयार हो जाइए, आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, जल्दी से तैयार होकर आइए। अरे कहाँ लेकर जाएगी इस गवार को? कोई जरूरत नहीं है कहीं ले जाने की। अगर इसे ले जाएगी तो खुद की इज्जत खुद कचरा कराएगी। अरे भाभी, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? जाइए ना, जाकर तैयार होकर आइए। और हाँ, माँ ने कुछ दिन पहले ही आपको जो साड़ी लाकर दी थी ना, वही साड़ी पहनकर आना, बहुत खूबसूरत है। लेकिन दीदी, माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं जा सकती, मुझे माफ करना। माँ, अब हाँ भी कर दो। आपके एक हाँ कर देने से कितनी खुशी हो जाएगी आपको पता है ना। तो बिना टाइम खराब किए हाँ बोल दीजिए, मुझे घर वापस आकर फिर दोस्तों के साथ बाहर भी जाना है। ऐसा क्या काम है जो तू इस गवार को बाहर ले जाना चाहती है? वैसे भी इस गवार को घुमाकर क्या ही फायदा, इसे कहाँ कुछ समझ आता है। माँ, मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, अगर विभा भाभी घर की बहू बनकर नहीं आती तो क्या होता। अब इजाजत दे दीजिए आपकी संस्कारी बहू को। ठीक है, ले जा, लेकिन वक्त पर घर चली आना तुम दोनों। घर में बहुत काम है। अगर ये घर पर लेट आएगी तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? माँ, आज मैं चाहती हूँ भाभी को खाना बनाने के लिए काम से छुटकारा मिल जाए। आज का खाना मेरी तरफ से, ना भाभी को खाना बनाने की चिंता और ना ही आपको। ऐसा भी क्या हो गया जो आज खाना ये नहीं बनाएगी? और वैसे भी पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी पैसे खर्च करने वाली है, ला मुझे दे, सहेज कर रख दूंगी, काम आएगा बाद में। भाभी जाओ, आज आपकी छुट्टी है, घर का काम हो ही गया है। अब बस रात का खाना बनाना है, तो चले रात का खाना लेने के लिए। इतना बोलकर कोमल अपनी भाभी को बाहर लेकर जाती है। दोनों बहुत घूमती हैं और अपनी ननद के साथ बाहर आकर विभा भी बहुत खुश थी। सच बताऊं तो कोमल ने अपनी भाभी को पहली बार इतना खुश देखा था। तभी कोमल अपनी भाभी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ विभा से पूछती है, भाभी बताइए क्या खाएंगे आप? पिज्जा, बर्गर, सैंडविच या नूडल? आपको जो पसंद है वही मंगवाऊंगी आज। आपकी पसंद का कुछ खाते हैं आज। नहीं दीदी, जैसा आपको ठीक लगे वही मंगवा लीजिए। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं खाया, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि हम कैसा और क्या खाएं। नहीं दीदी, आपको जो भी पसंद है ना वही मंगवा लीजिए। बस करो भाभी, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी सास नहीं हूँ, आपकी ननद हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी पसंद नहीं बता रही है। लेकिन दीदी, मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं खाई। खाने की तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। आप ही सोचिए कि मैं कैसे और क्या बताऊं। आपको जो अच्छा लगता है आप वही मंगवाइए। कोमल अपनी पसंद का खाना मंगवाती है और दोनों मिलकर पिज्जा और बर्गर भी बहुत अच्छे से खाते हैं और साथ में बहुत कुछ भी खाते हैं। तभी कोमल अपनी भाभी के चेहरे में खुशी देखकर बोलती है, भाभी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? अरे हाँ दीदी, जरूर पूछिए, आपका पूरा हक है मुझसे सवाल करने का। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने बाहर का खाना खाया है। मैंने तो बस टीवी पर ही देखा था, लेकिन आज मैंने वो चीज सच में खाई है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बस यही पूछना चाहती थी कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश कैसे रह लेती हो, मुझे समझ नहीं आता। इतनी सी बात के लिए आप इतना ज्यादा खुश हो जाती हो।
आपको देखकर लग रहा है जैसे आपने सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली है। हाँ दीदी, आप सही सोच रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। विभा की छोटी छोटी चीजों में खुशी हो जाने वाली बात कोमल को बहुत पसंद आती है और अब वो अपनी माँ को सुधारने की सोच लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक शाम कोमल एक लड़के को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचती है और उस लड़के को देखकर सुनीता बोलती है, कोमल, ये लड़का कौन है और तेरे साथ क्या कर रहा है? ऐसे किसी भी लड़के को घर पर लाया मत कर। आंटी जी, तमीज से बात कीजिए। सड़क का आवारा नहीं हूँ मैं जो आप मुझे कुछ भी कह रही हो। अगर मुझे पता होता आप इतनी घमंडी हो तो सच मानिए मैं आपकी चौखट पे पाँव तक नहीं रखता। कोमल, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती हूँ। अगर आप अभी नहीं मानोगे तो मैं राहुल के साथ चली जाऊंगी और दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? मेरे कितने बड़े बड़े सपने थे कि मैं अपने बेटे की शादी अमीर घर में करूंगी, लेकिन बिहार आया गरीब फटीचर की बेटी को और अब तू इस लड़के से शादी करेगी। ओ 90s की आंटी जी, आपके बेटे ने क्या किया है क्या नहीं किया है उसे मुझे क्या मतलब? हाँ, मैं कोमल से प्यार करता हूँ, कोमल मुझसे करती है और आपकी मर्जी हो चाहे ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल का ऐसा एटीट्यूड देखकर सुनीता समझ जाती है कि वो अमीर घर का लड़का है और कुछ देर बाद नॉर्मल होकर बात करती है। बातों बातों में राहुल और कोमल की शादी तय हो जाती है। शादी से कुछ दिन पहले राहुल के घर वाले दहेज में बहुत कुछ मांग लेते हैं, जिसकी वजह से सुनीता को अपनी पूरी संपत्ति बेचने पड़ जाती है। कोमल की शादी के बाद सुनीता पहले के मुताबिक गरीब हो चुकी थी। एक दिन सुनीता अपनी बेटी कोमल को कॉल कर कहती है, बेटा कोमल, पगफेरे के लिए कितने बजे आएगी? वो क्या है ना, तेरी भाभी तुम दोनों के लिए पकवान बना रही है। माँ, हम नहीं आ सकते आपके छोटे से घर में। मुझे पहले से ये बड़े घर की आदत है। छोटा घर और छोटे घर की बहू के साथ खुश रहो। और हाँ, आज के बाद गलती से भी फोन मत कर देना। हे भगवान, ऐसी निकम्मी औलाद किसी को ना देना जो वक्त के साथ बदल जाए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरे पास मेरी बहू है, मैं इसी में खुश हूँ, ना कि इन दौलतों में तेरी तरह। हाँ तो खुश रहो अपनी बहू के साथ। ओ सॉरी, अपनी सो कॉल्ड छोटी छोटी चीजों में खुश रहने वाली बहू के साथ। इतना बोलकर कोमल फोन रख देती है। सुनीता की रोने की आवाज सुनकर विभा आती है और पूछती है। सुनीता अपनी बहू से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल अपने पति राहुल के साथ उनके घर आती है। तभी सुनीता खुश होकर बोलती है, तू तो आने वाली नहीं थी, तो अब? माँ, मैं ना आऊं ऐसा हो सकता है? अब बताइए आप कितनी खुश हो मेरे आने से? बहुत खुश हूँ। अब समझ आया छोटी छोटी चीजों में कितनी खुशी मिलती है। कोमल, नाम जैसा वो भी वैसे ही सॉफ्ट नेचर की। कोमल को हर रोज उसकी सास ताने मारा करती। एक रोज, सुन बहू, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाकर रखना, वरना मेरी नाक कट जाएगी। और अगर जरा भी नखरे दिखाई ना तो तेरे लिए सही नहीं होगा। ले पकड़ लिस्ट, और जो भी मैंने लिस्ट में लिखा है ना, ये सारा खाना बन जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी आपने तो लिखा ही नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। खाना कम ज्यादा बन जाए तो फिर? क्यों कम पड़ेगा? और बहुत सवाल करती है। अरे हमारे टाइम पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे मुंह से सास के सामने चूं भी निकल जाए। लेकिन माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ। अगर खाना बनाने में इधर उधर हो गया या कम ज्यादा हो गया तो आप मुझे पाताल में ही धंसा दोगी। मुझे तेरा पता है, तू ऐसा ही कुछ बोलेगी। और रही बात लोगों की, तो ऐसा कर 10 लोगों का खाना बना दे और हम घर के 4 लोग कुल मिलाकर हो गए 14 लोग। तो जा फटाफट से 14 लोगों का खाना बनाना शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी मैं? इतना सारा खाना बनाने में बहुत वक्त भी लग जाएगा। कोई हेल्प कर दे तो? हेल्प? अरे हमारे जमाने में हमारी सास कुछ बोल दे तो वो लक्ष्मण की रेखा होती थी। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सास कुछ बोले और हम वो काम ही ना करे। अब जा जाकर काम कर, बहुत बातें कर ली, वक्त पर खाना बन जाना चाहिए। सास की ताने सुनकर कोमल चली जाती है और अगली रोज कोमल घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आती है और काम करती बहू को देखकर
आराम से बैठी टीवी देख रही कुंती से कहती है। क्या बात है कुंती, अपनी बहू का सही फायदा उठाया है। बेचारी इतनी सॉफ्ट नेचर की है, इसलिए तुझे कोई जवाब नहीं देती, वरना आजकल की बहू तो बस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बाहर रहती हो इसीलिए मेरी बहू के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम तारीफ कर रही हो। अरे सच बोल रही हूँ, तुम्हारी बहू बहुत अलग है। मैंने आज तक उसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। अगर ऐसी सॉफ्ट नेचर रहा तो कोई भी ऐरा गैरा तेरी बहू का वो लूट कर चला जाएगा। लिख कर ले ले। अच्छा, सबको लगता है मेरी बहू बहुत सॉफ्ट नेचर की है, सबकी गलत फहमी है, एक दिन जरूर टूट जाएगी, बस समय आने दो। अरे अब मैं तुझे समझाना ही नहीं चाहती, बस बहुत हो गया। अब बस बहू से बोलकर पानी पिलवा दे, तुझे समझाते समझाते मेरा गला सूख गया है। दोनों बातें कर रही थी, तभी कोमल पानी और चाय दोनों लेकर आती है और अपनी सास और पड़ोसन को देती है। अरे देख कितनी समझदार है तेरी बहू, पानी मांगा था चाय लेकर आई है, कितनी अच्छी है। हाँ, पानी के बदले चाय मिल जाए तो देने वाला इंसान बहुत अच्छा ही हो जाता है। क्या क्या कहा, समझी नहीं, फिर से बोलना जरा। अरे कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रही थी। और बता, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर उस दिन बहू ने मेरी मदद ना की होती पैसों से, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। तू भी घर पर नहीं थी, इसलिए बहू से पैसे मांग लिया। अच्छा, तभी सोचो इतनी तारीफ क्यों हो रही है बहू की। कुछ कहा क्या? ऐसा क्या बोल रही है जो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे जो भी बोलना है जोर से बोल। नहीं तो मैंने अभी क्या, पहले भी कुछ नहीं कहा था। सामली भी बातें करके घर चली जाती है। तभी कुंती कोमल से कहती है। क्यों रे बहू, तूने सामली को पैसे किससे पूछ कर दिए? मैंने 1000 बार कहा था कि सबकी मदद करना, लेकिन हमारी पड़ोसन की कभी नहीं, क्योंकि उसको जब भी पैसे दिए हैं वो पैसे कभी मुझे वापस मिले ही नहीं है। पता नहीं अब तेरे दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। माँ जी, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा सॉफ्ट नेचर की हूँ। कोई भी मेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाने लगता है तो मैं पिघल जाती हूँ, इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। तू सिर्फ मुझसे ही जुबान लड़ाना जानती है, मैं भी तेरे सामने रो दूं ना तो तू फौरन पिघल जाती है। अरे बहू, तू बहुत भोली है रे, ऐसे कैसे इतना सॉफ्ट नेचर रखने से चलेगा? माँ जी, सॉफ्ट नेचर की हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अपने दिए हुए पैसे ना निकाल सकूँ इतनी पागल नहीं, सब कर लूंगी, आप बस देखती रहो। हे भगवान, मेरी बहू का ये सॉफ्ट नेचर कब बदलेगा? इतना अच्छा होना भी सही नहीं है, कहीं इसका अच्छेपन का कोई गलत फायदा ना उठा ले। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कुंती अपनी बहू के सॉफ्ट नेचर को देखकर कोमल को ताना मारना भी बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन सास बहू दोनों बाजार जाते हैं। रास्ते में कोई उसकी सास का पर्स छीन लेता है। कुछ दूर कोमल उस चोर को अपने पैर से रोकती है और पकड़कर कहती है। क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी माँ जी का पर्स चुरा के? बहन जी, अरे बहन जी, जानबूझ के चोरी नहीं की है बहन जी, गलती से हो गई बहन जी, माफ कर दीजिए बहन जी। अरे हमारे घर में हमारी बीमार माँ है, 4 कुंवारी बहनें हैं बहन जी। अरे हम बहुत गरीब है बहन जी, काम मांगने जाते कोई काम नहीं देता बहन जी, हर कोई बेइज्जत करके भगा देता है बहन जी, इसी कारण मजबूरी में चोर बने हैं। हमारी माँ दवाई के बिना मर जाएगी, हमारी कुंवारी बहन शादी ना होने पे खुदकुशी कर लेगी। अरे बहन जी, कुछ तो दया कीजिए। अरे भैया, कोई बात नहीं, आपकी माँ बीमार है, रुकिए मैं आपको और पैसे देती हूँ, आप उनके लिए खाने की कुछ चीजें भी खरीद लेना। शुक्रिया बहन जी, आप तो बहुत ही नेक दिल निकली। ये लीजिए आपकी सास का पर्स। कोई बात नहीं, ये भी ले जाइए, मैं माँ जी को समझा दूंगी। आप ये पैसे और माँ जी के पैसे दोनों ले जाइए। कोमल के इतना बोलते ही चोर वहाँ से चला जाता है और खुद से कहता है। हमारा नाम बिरजू है, बिरजू, किसी को भी झांसे में ले सकते हैं, और ये आजकल की औरतें तो इतना इमोशनल फूल होती हैं। दूसरी तरफ कोमल की सास कोमल से कहती है। अरे मंद बुद्धि, तेरा क्या करूँ मैं? ऐसे कैसे तूने हाथ आए चोर को छोड़ दिया? अरे इतनी बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? लेकिन माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? बेचारे की माँ बीमार थी, इसीलिए मैंने उसकी मदद की, और कुछ नहीं। लेकिन तूने ऐसा किया ही क्यों भला? बता मुझे। उस दिन भी सामली आकर रोने लगी तो उसे पैसे दे दिए, चल उसका तो ठीक है,
लेकिन तूने चोर को भी पैसे दे दिए, क्यों? माँ जी, मैं क्या करूँ? कोई मेरे सामने अगर रोने लगता है तो मेरा दिल पसीज जाता है। मेरा सॉफ्ट नेचर के कारण मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। हाय रे, तेरा सॉफ्ट नेचर कभी हमें डुबा लेगा। अब बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पर्स चाहिए, उसमें तेरे ससुर जी की आखिरी तस्वीर थी। हाय, अब मेरा क्या होगा तेरे ससुर के बिना? माँ जी, आप रोइए मत, मैं अभी जाकर आपके पर्स से ससुर जी की तस्वीर लेकर आती हूँ। क्या मतलब, क्या है तेरा? सिर्फ तस्वीर लेकर आएगी? अरे मुझे मेरा पूरा पर्स चाहिए और पर्स के पूरे पैसे भी। जा जाकर लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं उनको बोलूंगी तो चोर भैया दे देंगे मुझे आपका पर्स। अभी जाती हूँ। हाँ हाँ, तेरा रिश्तेदार जो ठहरा है दे ही देगा। कोमल अब उस चोर के पीछे चली जाती है सास का पर्स लेने। बहुत ढूंढने के बाद भी आखिरकार कोमल को वो चोर मिल ही जाता है। अरे सुनिए ना चोर भैया, अरे ओ चोर भैया। अरे बहन जी, आप हमारे पीछे पीछे चल रही हो? अरे कोनो जासूसी कर रही हो का? नहीं, मैं अपनी सास का पर्स लेने आई हूँ। उस पर्स में मेरे ससुर जी की आखिरी तस्वीर है, उसे ही वापस लेने आई हूँ। और हाँ, पैसे भी चाहिए। आप मेरा सारा पैसा रखिए, लेकिन मेरी सास का पर्स लौटा दीजिए। अरे बहन जी, पगला बगला गई हो का? अरे बहन जी कह रही हैं तो क्या माँ बन के हमारे सर पे नाचोगी? चुपचाप से पीछे हट जाओ, वरना ये चाकू देख रही हो, काट देंगे। भैया आराम से दे दो पर्स, वरना सही नहीं होगा। मैं जितना सोचती हूँ सबके साथ प्यार से रहूं, लोग मेरे सॉफ्ट नेचर का उतना फायदा उठाते हैं। अरे अरे, बहुत भारी मजाक कर रही हो तुम। शायद तुमको पता नहीं है कि हम कौन है। हम है बिरजू, बिरजू भैया। अरे हमसे जो भी पंगा लेता है कब्र में जाके सोता है, समझी? और तुम हमसे पंगा लेने आ रही हो, तुमको ये बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं निकल जाओ यहाँ से, वरना फिर हमको कुछ नहीं बोलना। चोर जैसे ही कोमल को चाकू मारने की कोशिश करता है, तभी कोमल उसे पकड़कर उठाकर पटक देती है और चोर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद कोमल उस चोर को कंधे पर उठाकर अपनी सास के पास लेकर जाती है। वहाँ सामले भी खड़ी होती है। अरे बहू, तू इसे ऐसे कंधे पर कैसे उठाकर ले आई और ये बेहोश कैसे हो गया? क्योंकि माँ जी, मैं पहले पहलवान थी। मेरे गुस्से की वजह से मैंने अपना नेचर बदल लिया था, लेकिन मेरा सॉफ्ट नेचर देखकर सभी मेरा फायदा उठाने लगे। तो सोच रही हूँ फिर से पहले जैसी बन जाऊं। लेकिन मुझे अपना नेचर सॉफ्ट ही पसंद है, तो आप भी मेरा सॉफ्ट नेचर देखकर फायदा मत उठाना। कोमल की सच्चाई जानकर दूसरे दिन सामली कोमल का सारा पैसा लौटा देती है और कोमल फिर से सॉफ्ट नेचर की बन जाती है और सास उसे कुछ नहीं कहती।